हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की। और दोस्तों, संविधान की अनुसूचियों की हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ संविधान की अनुसूचियों के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने के साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी और भी नॉलेजेबल हम आज चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए लाभप्रद होगी, परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। उन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। साथ ही अनुसूचियों का पूरा अध्ययन करने के पश्चात हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आप ये देख पाएंगे कि इन पूरे वीडियो को देखने के पश्चात, ये पूरे लेक्चर को समझने के पश्चात ये आप देख पाएंगे कि उस क्वेश्चन को आप स्वयं ही सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे ही आप स्वयं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो आपको पूरा अच्छी तरीके से याद हो चुका है और अब परीक्षा में इस सवाल को हल करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों की। आप जैसे जानते हैं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। इतनी जानकारी आप सभी को है। तो 12 अनुसूचियों के संदर्भ में अधिकांश परीक्षाओं में सवाल यहां से आते हैं और इसमें महत्वपूर्ण सवाल कोई एक लाइन का नहीं आता है, बल्कि इसमें सही जोड़ी, जिसको हम सुमेलित कहते हैं, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें 12 अनुसूचियों का पूरा हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक 12 अनुसूचियों का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम इस तरह की जो सही जोड़ी वाली, सुमेलित करने वाले जो सवाल है उसको हम हल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो संविधान की अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। सबसे पहले राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका उल्लेख पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, इसका उल्लेख है। अब वेतन और भत्ते किसके? जो महत्वपूर्ण पद हैं हमारे राष्ट्र के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो पद हैं उन पदों के वेतन और भत्ते और पेंशन की चर्चा की गई है अनुसूची दूसरी में। दोस्तों, तीसरी अनुसूची में यही जो महत्वपूर्ण जो पद हैं उन पदों को लेकर शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में, कि ये जो महत्वपूर्ण जो पद हैं, इन पद पर आने वाले व्यक्ति जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची आप देखेंगे तो चौथी अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन का जो उल्लेख है वह संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा सीटें एक एक सीट जहां पर पाई जाती है। और वहीं हम अगर एमपी की बात करें, चूंकि मैं एमपी का रहने वाला हूं, तो एमपी की जैसे हम बात करते हैं तो एमपी में 11 सीटें हैं हमारे यहाँ राज्यसभा सीटें। चूंकि भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीटें जो है वह है 250, जो कि वर्तमान में आप 245 वर्तमान में आप देखते हैं। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और बाकी जो 233 जो सीटें हैं वह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। तो दोस्तों, ये जो राज्यसभा सदस्यों की जो सीटें हैं या राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्य की विधानसभा के माध्यम से इनका चुनाव होता है और ये फिर राज्यसभा सांसद के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इसका वर्णन जो है ये है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में, भारतीय संविधान की जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं। मतलब पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं। इसी कारण आप भारत में देखेंगे कि जो भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं जहां की सीट रिजर्व है, चाहे वो संसदीय सीट हो, चाहे वो विधानसभा सीटें हो,
तो वो जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। और कई बार आप देखेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कई बार इन्हीं 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए बार बार आंदोलन भी होते जा रहे हैं। तो इसका जो उल्लेख है ये 5वीं अनुसूची में है। संविधान की 6ठी जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस उल्लेख है। यानी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिनको हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, इनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम से भी इन राज्यों को जानते हैं, क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इनमें ये 4 राज्य जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जनजातीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में उपबंध है अनुसूची 6ठी में। तो आपको याद रखना है कि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये बड़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है 6ठी अनुसूची, जिसके बारे में अधिकांशतः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपको कई बार प्रश्न आता है कि बिहार के पूर्व में किस राज्य की सीमा है, मतलब बिहार पूर्व में किस राज्य की सीमा को छूता है। तो यहाँ पर हम कन्फ्यूजन पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि बिहार के पूर्व में हम देखें तो असम हमको दिखाई देता है, या यदि आप देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सिक्किम आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो बिहार के पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल की सीमा दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से चालू होती है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दार्जिलिंग है, यहाँ तक सीमा है पश्चिम बंगाल की। तो निश्चित तौर पर अब आप याद रख लीजिएगा कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको अभी इसके साथ साथ आपको मैंने बता दिया, चूँकि मैप हमारे सामने है। तो ये कन्फ्यूजन करने वाले जो सवाल हैं इनको आप बहुत अच्छे से देखें, मैप का अच्छे से अध्ययन करें। अब आगे देखेंगे 7वीं अनुसूची के संदर्भ में हम देखेंगे। 7वीं अनुसूची भी बड़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है, जिसके संदर्भ में परीक्षाओं में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कहती क्या है? तो 7वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है 7वीं अनुसूची में। चूंकि ये अनुसूची भी ऐसी है कि जिसको हम भुला नहीं सकते हैं, ये एक बार में ये याद हो जाती है, क्योंकि ये शक्तियों के बंटवारे को लेकर के ये अनुसूची है जो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण करती है। और इस प्रकार से 3 सूचियां हैं जिनके अंतर्गत शक्तियों का वितरण किया गया है राज्य और केंद्र के बीच में, जिसमें सबसे पहली है संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची जिसमें है 54 विषय हैं। अब संघ सूची ऐसी सूची है जिसमें 97 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार ही संघ सूची पर कानून बनाती है। दूसरी सूची जो राज्य सूची है जिसमें 66 विषय हैं, ये 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की सरकारों को है। ये राज्य की सरकारें इन पर कानून बना सकती है। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 54 जो विषय हैं, 54 जो सब्जेक्ट हैं इसके, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जहां पर विवाद की स्थिति आ जाती है या जहां पर संदेह की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि माना जाता है, और राज्य के द्वारा यदि बनाया गया कानून हो तो वह स्वयं ही केंद्र सरकार के द्वारा जब कानून बना दिया जाता है तो यह राज्य के द्वारा बनाया गया कानून स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो ये व्यवस्था है समवर्ती सूची में, अर्थात इसमें दोनों सरकारें केंद्र की और राज्य की इस पर कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। दोस्तों 8वीं अनुसूची बड़ी महत्वपूर्ण है और वह है
कौन सी? 8वीं अनुसूची में, जिसमें उल्लेख है 22 भाषाओं का, कि भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। दोस्तों, जब देश का संविधान बना तो उस समय हमारे यहाँ 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है किसमें? आपके भारतीय संविधान में, जब शुरुआत में संविधान हमारा बना था। ठीक है, अब उसके बाद इनमें भाषाएं बढ़ती चलेगी। आज आप देखेंगे तो आज आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहली बार सन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और संख्या हो गई 15। फिर उसके बाद में 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई और अब ये संख्या हो गई 15 और 3 18 संख्या हो गई। अर्थात 1992 में 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं का वर्णन है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो फिर 2004 में, सन 2004 में फिर से 4 भाषाएं जोड़ी गई और वो 4 भाषाएं हैं मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 2004 में और अब संख्या हो गई इसकी 22। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। इसमें दोस्तों सवाल आ जाता है कि परीक्षाओं में सवाल आ सकता है कि मैथिली भाषा को किस सन में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, या संताली भाषा को कब जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। इस प्रकार से तमाम तरह से यहाँ पर सवाल आपके सामने हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। और इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे चलेंगे हम 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कहती क्या है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित मामले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान जब बना और बनकर के जब 1950 में जब लागू हो गया तो भारतीय संविधान में सबसे पहला जो संशोधन होता है वह होता है 1951 में, और प्रथम संशोधन 1951 में होता है और वह भूमि सुधार से संबंधित मामलों पर संशोधन किया जाता है, जिसे 9वीं अनुसूची यानी एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है जिसको 9वीं अनुसूची कहा गया और जिसमें भूमि सुधार से संबंधित मामले रखे गए। अब ये भूमि सुधार से संबंधित मामले है क्या? तो अब इसको आप समझिए कि भूमि सुधार से संबंधित मामलों से आशय ये है कि इसमें जो विधायिका है, विधायिका भूमि सुधार से संबंधित मामलों पर जब विधि बनाती है तो इस विधि को न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा से बाहर रखा गया है। अर्थात जो विधायिका के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी भूमि सुधार को लेकर के, उसे न्यायालय में किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये नोटेड बात है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 1951 में, जब भारत का पहला संशोधन हुआ, भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। फिर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। 52वां संशोधन किया गया, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किया गया 1985 में, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में करके एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं दल बदल करते थे, सरकार को गिरा देते थे। अतः सरकार को स्थायित्व देने के लिए, स्थायीपन देने के लिए और इस प्रकार से अस्थायित्व को दूर करने के लिए ये कानून लाया गया, दल बदल विरोधी कानून, जो 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची देखिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची है पंचायतों से संबंधित।
पंचायतों की शक्तियों व प्राधिकार संबंधित, इसके लिए भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया सन 1992 में। सन 1992 में 73वां संशोधन लाया गया और यह संशोधन 1993 में पारित हो गया। और इसके लिए 73वां जो संशोधन लाया गया संसद में 1992 में, और उसको लाकर के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें पंचायतों के लिए कितने 29 काम या 29 कार्य उसके लिए चिन्हित किए गए जो पंचायतें करती है ग्रामीण विकास के लिए। तो ये जब 1992 में संसद में लाया गया, उस समय हमारे यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन लाया गया, पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार के लिए एक अनुसूची बनाई गई जिसको 11वीं अनुसूची कहा जाता है। और इसके साथ ही महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किया गया पंचायती राज स्थापित करके। तो दोस्तों यहाँ पर एक खास बात देखने वाली ये है कि पहले हमारे पास 2 सरकारें थीं, एक केंद्र सरकार और दूसरी थी राज्य सरकार। अब हमारे पास तीसरी सरकार भी आ गई जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार है। तो स्थानीय सरकार यानी जैसे कि पंचायतें या नगरीय निकाय जो हैं, ये हमारे यहाँ स्थानीय सरकार के रूप में जाने जाती है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि आप 3 सरकारों को जानते हैं, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो 11वीं अनुसूची 1992 में जब लाई गई तो उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और संसद द्वारा इसे पारित किया गया। पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई 20 अप्रैल को, और 24 अप्रैल 1993 से यह अधिनियम लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। इसीलिए इसको 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकरण, इसको 1993 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों एक खास बात आप याद रखिएगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा या आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा, या हो सकता है कि आप में से कई लोगों को मालूम भी होगा। तो 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकरण यानी 11वीं अनुसूची लाई गई और 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज लागू किया गया। तो उसी कारण यह 24 अप्रैल 1993 में यह अधिनियम लागू हुआ। इसीलिए प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल, आप याद रखिएगा। तो ये खास बात है 11वीं अनुसूची की। दोस्तों 12वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। अब आगे आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिका की शक्तियों और उसके प्राधिकार से संबंधित उपबंध है, प्रावधान है। और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। तो यह भी 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई 20 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल 1993 से यह अधिनियम लागू हो गया। नगर पालिका संबंधी एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 कह, जिसमें इस 12वीं अनुसूची को शामिल कर दिया गया। और दोस्तों एक खास बात आप लोगों के लिए मैं एक नई बात ले आया हूं कि भारत की पहली नगर पालिका की स्थापना सन 1688 में मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। तो इस प्रकार भारत की पहली नगर पालिका थी मद्रास। तो वहां पर सबसे पहली नगर पालिका का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका को, नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए जिन पर नगर पालिका नगरीय विकास के अंतर्गत काम करती हैं। इस प्रकार पंचायतों के काम और नगर पालिका के काम सौंप दिए गए, उनके काम भी निर्धारित कर दिए गए। पंचायतों को 29 कार्य दिए गए और नगर पालिकाओं को 18 कार्य दिए गए। इस प्रकार दोस्तों ये हैं आपकी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। अब आपने इसको समझ लिया होगा, तो फिर एक बार और देख लीजिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 11वीं शुरू से आप देख लीजिए एक बार। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदों के लिए शपथ है, ठीक है। उसके बाद चौथी अनुसूची में
केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का वर्णन है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसमें देखेंगे पांचवी और छठी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पांचवी में केवल अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है और छठवीं में स्पष्ट रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर राज्यों के नाम स्पष्ट लिखे गए हैं छठी अनुसूची में और पांचवी अनुसूची में राज्यों के नाम नहीं हैं। फिर सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, नौवीं में भूमि सुधार से संबंधित मामले हैं और 10वीं में दल बदल से संबंधित मामले हैं और 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है सवाल देखिए। सबसे पहला है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और छठी अनुसूची। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको मालूम है उसको लेकर के पहले आपको देखना है। तो आपको सबसे पहली आसानी से याद रहने वाली चीज़ है और वो है कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो असम, मेघालय और मिजोरम से संबंधित है, ये बिल्कुल हो गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची हो गई आपकी दल बदल से हो गई, अर्थात देखिए आप बराबर मिलते जा रहे हैं। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची है आपकी भूमि सुधार विधि निर्माण के बारे में उपबंध है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान लो यहाँ अगर 9वीं अनुसूची में आप यदि किसी प्रकार से कंफ्यूज में हो जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि कैसे आप सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, लेकिन इधर राइट में 5 है। तो आप देखेंगे केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में, तो राज्य और केंद्रों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची हमारे पास नहीं है, तो ये वाला तो कट ही हो जाता है। तो आपके पास जो 9वीं अनुसूची का आंसर है, तो जो बचा है वही 9वीं अनुसूची है, भूमि सुधार निर्माण के संदर्भ में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे दूसरे और भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा और आगे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जो भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप लिखिए, मैं उस पर आपके समक्ष वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाकर रखूँगा। थैंक यू।